Q1 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अवसर लागत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी गतिविधि की अवसर लागत वो लागत होती है जो पहले ही वहन की जा चुकी है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। 2. किसी विकल्प की अवसर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती। 3. सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में उत्पादन की अवसर लागत उपभोक्ताओं से स्थानांतरित होकर कर देने वाली जनता पर आ जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 3C, केवल 2 और 3D, 1, 2 और 3। सही उत्तर B केवल 3। व्याख्या: कथन एक गलत है। यह निमग्न लागत संक कॉस्ट की परिभाषा है। अवसर लागत वह लाभ है जिसे किसी एक विकल्प को चुनने के कारण छोड़ दिया जाता है। कथन 2 गलत है। यदि किसी संसाधन का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है तो उसकी अवसर लागत शून्य हो सकती है। कथन 3 सही है। सार्वजनिक वस्तुएं जैसे स्ट्रीट लाइट मुफ्त नहीं होती, उनके उत्पादन की लागत करदाताओं द्वारा वहन की जाती है। Q2 अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। वस्तु का प्रकार, विवरण। उदाहरण 1। निम्नस्तरीय वस्तु, ऐसी वस्तु जिसकी मांग लोगों की आय बढ़ने पर कम हो जाती है। इंस्टेंट नूडल्स या मोटा अनाज 2। गिफेन वस्तु, ऐसी वस्तु जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है। बुनियादी खाद्य पदार्थ जैसे अकाल के दौरान आलू 3। वेबलन वस्तु, ऐसी वस्तु जिसकी मांग उसकी विशिष्ट प्रकृति के कारण कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है। डिजाइनर, हैंडबैग या लग्जरी कारें। उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल सभी 3, D कोई नहीं। सही उत्तर C सभी 3। व्याख्या: पंक्ति 1 सही है। आय बढ़ने पर लोग इंफीरियर गुड्स छोड़कर बेहतर विकल्पों की ओर जाते हैं। पंक्ति 2 सही है। गिफेन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद हैं। पंक्ति 3 सही है। वेबलन वस्तुएं स्टेटस सिंबल होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर अमीरों के बीच मांग बढ़ती है। Q3 अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी कंपनी का उच्च वित्तीय उत्तोलन, फाइनेंशियल लेवरेज, यह दर्शाता है कि कंपनी इक्विटी की तुलना में ऋण पर अधिक निर्भर है। 2. उच्च वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ICOR कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया में अक्षमता का संकेत देता है। 3. एक से कम चालू अनुपात करंट रेशियो ये संकेत देता है कि कंपनी को अपनी अल्पकालिक वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A होल केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3D, 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। लीवरेज का अर्थ ही कर्ज का उपयोग करना है। कथन 2 सही है। उच्च ICOR का अर्थ है कि एक इकाई उत्पादन के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है, जो अक्षमता दर्शाता है। कथन 3 सही है। चालू अनुपात इक्वल्स चालू संपत्ति आयन चालू देनदारी। यदि यह 1 से कम है तो संपत्तियां देनदारियों से कम हैं। Q.4 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस बिंदु का सही वर्णन करता है जिस पर किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है? A होल जब वस्तु की कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर हो। B होल जब वस्तु की कुल उपयोगिता घटने लगती है। C जब वस्तु की कीमत शून्य हो। D जब वस्तु की कुल उपयोगिता शून्य हो। सही उत्तर A जब वस्तु की कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर हो। व्याख्या: विकल्प A सही है। इसे तृप्ति का बिंदु कहते हैं। यहां कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है। विकल्प B गलत है। कुल उपयोगिता घटने पर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। विकल्प C और D इनका सीमांत उपयोगिता के शून्य होने से सीधा संबंध नहीं है। Q5 हाल ही में समाचारों में देखी गई S-500 वायु रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसे रोकने में सक्षम है? 1. बैलिस्टिक मिसाइलें। 2. हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन। 3. हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3D, 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। रूस की S-500 प्रोमेथियस एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो अंतरिक्ष से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और अत्यधिक तेज गति वाले हाइपरसोनिक लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। Q6 मांग की कीमत लोच के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. मधुमेह के रोगी के लिए इंसुलिन। 2. घरेलू खाना पकाने के लिए नमक। 3. एक विशिष्ट ब्रांड की लग्जरी कार। 4. जीवन रक्षक हृदय प्रत्यारोपण। 5.
एक विशिष्ट शो टाइम के लिए मूवी टिकट उपर्युक्त में से कितने विकल्पों की मांग की कीमत लोच 0 के करीब है? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर बी केवल 3, इंसुलिन, नमक, हृदय प्रत्यारोपण। व्याख्या: विकल्प 1, 2 और 4 इनकी मांग बेलोचदार इनएलास्टिक होती है क्योंकि ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। कीमत कितनी भी हो, मांग लगभग स्थिर रहती है। विकल्प 3 और 5 लग्जरी कार और मूवी टिकट लोचदार इलास्टिक होते हैं, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग तेजी से घट सकती है। Q7 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. कच्चा माल, 2. मध्यवर्ती वस्तुएं, 3. परिवहन के लिए वाहन, 4. बौद्धिक संपदा अधिकार, 5. बाजार में कंपनी की साख उपर्युक्त में से कितने किसी व्यावसायिक संगठन की कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के उदाहरण हैं? ए खोल केवल 2, बी खोल केवल 3, सी खोल केवल 4, डी सभी 5। सही उत्तर ए केवल 2, कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं। व्याख्या: 1 और 2 सही हैं। कार्यशील पूंजी वो पैसा है जो दैनिक संचालन में उपयोग होता है। 3, 4 और 5 गलत हैं। वाहन अचल संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स हैं। बौद्धिक संपदा और साख गुडविल अमूर्त संपत्ति इंटैंजिबल एसेट्स हैं। Q8 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. निवेश और हस्तांतरण भुगतान, 2. निर्यात, 3. घरेलू बचत, 4. आयात, 5. कर उपर्युक्त में से कितने किसी अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से होने वाले लीकेज के उदाहरण हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी सभी 5। सही उत्तर बी केवल 3, बचत, आयात और कर। व्याख्या: लीकेज निकासी, बचत 3, आयात 4 और कर 5 अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह से पैसा बाहर निकाल देते हैं। इंजेक्शन प्रवेश निवेश 1 और निर्यात 2 अर्थव्यवस्था में पैसा वापस लाते हैं। Q9 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कभी कभी समाचारों में रहने वाले एंजल के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. जैसे जैसे एक परिवार की आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का प्रतिशत कम होता जाता है। बी. देश में बेरोजगारी दर में प्रत्येक वृद्धि के साथ सकल घरेलू उत्पाद GDP अपनी संभावित क्षमता से और अधिक नीचे गिर जाता है। सी. जैसे जैसे कोई देश किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करता है, उस वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन बढ़ जाते हैं। डी. अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के साथ विलासिता की वस्तुओं की मांग घट जाती है जबकि आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। सही उत्तर ए। व्याख्या: विकल्प ए सही है। अर्न्स्ट एंजल के अनुसार आय बढ़ने पर भोजन पर कुल खर्च तो बढ़ सकता है, लेकिन आय के प्रतिशत के रूप में यह कम होता जाता है। विकल्प B/2 यह ओकुन का नियम है। Q10 भारत के मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभियान का नाम, उद्देश्य आई ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करना। 2. ऑपरेशन ब्रहा, म्यांमार में आपदा राहत और बचाव अभियान। 3. ऑपरेशन सिंधु, भूकंप के दौरान अफगानिस्तान को मानवीय सहायता। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या: युग्म आय और 2 सही हैं। भारत पड़ोसी देशों की सहायता के लिए ऐसे मिशन चलाता है। युग्म 3 गलत है। अफगानिस्तान के लिए अक्सर ऑपरेशन देवी शक्ति, निकासी या सहायता हेतु अन्य नाम उपयोग हुए हैं। सिंधु आमतौर पर नौसैनिक या अन्य संदर्भों में होता है। Q11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से वितरित चावल सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है। कथन 2. सार्वजनिक वस्तुएं प्रकृति में गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंद्वी दोनों होती हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या करता है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर डी. कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या: कथन आई गलत है। PDS का चावल सार्वजनिक वस्तु पब्लिक गुड नहीं बल्कि निजी वस्तु प्राइवेट गुड है, क्योंकि ये प्रतिद्वंद्वी है। एक के खाने पर दूसरे के लिए कम बचता है और बहिष्कृत है, सिर्फ कार्ड धारकों को मिलता है। कथन 2 सही है। शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं जैसे रक्षा, स्वच्छ हवा सभी के लिए उपलब्ध होती हैं
और एक के उपभोग से दूसरे के लिए उनकी मात्रा कम नहीं होती। Q12 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में परिचालन करने वाले मछली पकड़ने के भारतीय जहाज। 2. अन्य देशों में स्थित भारत के सैन्य प्रतिष्ठान। 3. भारत के क्षेत्र के भीतर स्थित संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में घरेलू क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C खोल सभी 3, D खोल कोई नहीं। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। भारतीय जहाज और विदेशी सैन्य प्रतिष्ठान भारत की आर्थिक सीमा इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा माने जाते हैं। कथन 3 गलत है। भारत के भीतर स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे UN के कार्यालयों को भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं माना जाता। Q13 भारत में निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों CPI पर विचार कीजिए। 1. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW। 2. कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIAL। 3. ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIRL। 4. संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण जोड़ शहरी उपर्युक्त में से कितने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किए जाते हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 4 सही है। CPI संयुक्त को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSO द्वारा जारी किया जाता है। कथन 1, 2 और 3 गलत हैं। इन्हें श्रम मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। Q14 भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन I भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP इसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP से अधिक है। कथन 2 भारत की विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय NFIA नकारात्मक है। कथन 3 भारत में उच्च मुद्रास्फीति होती है जो स्वतः ही उसके GDP को GNP से अधिक कर देती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A खोल कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और ये दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं। B होल कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है। C होल कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है। D खोल न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। सही उत्तर C कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है। व्याख्या: कथन 2 सही है और व्याख्या करता है चूंकि GNP इक्वल्स GDP जोड़ NFIA होता है और भारत का NFIA नकारात्मक है, इसलिए GDP GNP से अधिक हो जाता है। कथन 3 गलत है। मुद्रास्फीति का GDP और GNP के आपसी संबंध और NFIA आधारित से कोई सीधा संबंध नहीं है। Q15 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। I सऊदी अरब 2, कतर 3, संयुक्त अरब अमीरात UAE IV कुवैत। वी इराक उपर्युक्त में से कितने देश वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद GCC और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC दोनों के सदस्य हैं? A खोल केवल 2, B खोल केवल 3, C खोल केवल 4, D खोल सभी 5। सही उत्तर B केवल 3। व्याख्या: सऊदी अरब, UAE और कुवैत दोनों संगठनों GCC और OPEC के सदस्य हैं। कतर ने OPEC छोड़ दिया है और इराक GCC का सदस्य नहीं है। Q16 किसी अर्थव्यवस्था में यदि सकल घरेलू उत्पाद GDP डिफ्लेटर 100 से अधिक है तो वो निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? A आधार वर्ष की कीमतें चालू वर्ष की कीमतों से अधिक हैं। B होल अर्थव्यवस्था में अपस्फीति हो रही है। C होल चालू वर्ष की कीमतें आधार वर्ष की कीमतों से अधिक हैं। D होल वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। सही उत्तर C चालू वर्ष की कीमतें आधार वर्ष की कीमतों से अधिक हैं। व्याख्या: विकल्प C सही है। GDP डिफ्लेटर नॉमिनल GDP रियल GDP गुणा 100 अगर 100 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि आधार वर्ष की तुलना में महंगाई मुद्रास्फीति बढ़ी है। विकल्प A और B ये 100 से कम डिफ्लेटर की स्थिति में होते हैं। Q17 8 कोर उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में उनके भारांक के आधार पर निम्नलिखित उद्योगों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 विद्युत, 2 इस्पात, 3 कोयला, 4 कच्चा तेल। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। A1234B 4123C 2341D 3412। सही उत्तर
ए 1 2 3 4। व्याख्या। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक भारांक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके बाद इस्पात स्टील, फिर कोयला कोल और फिर कच्चा तेल क्रूड ऑयल आता है। नोट: रिफाइनरी उत्पाद का भारांक सबसे अधिक होता है, जो यहां नहीं दिया गया है। Q18 निम्नलिखित भुगतान विधियों पर विचार कीजिए। 1. सिक्कों और मुद्रा नोटों के माध्यम से किया गया भुगतान। 2. बचत या चालू खातों पर जारी किए गए चेक के माध्यम से किया गया भुगतान। 3. क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया गया भुगतान। उपर्युक्त में से कितनी भुगतान विधियों को भारत में विधिक निविदा लीगल टेंडर का दर्जा प्राप्त है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। केवल सिक्के और मुद्रा नोट ही लीगल टेंडर हैं, जिन्हें भुगतान के लिए स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। कथन 2 और 3 गलत हैं। चेक और क्रेडिट कार्ड वैकल्पिक मुद्रा हैं, इन्हें स्वीकार करना कानूनी बाध्यता नहीं है। Q19 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नोस्ट्रो खाते का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वो खाता जो -A एक विदेशी बैंक द्वारा घरेलू बैंक में घरेलू मुद्रा में रखा जाता है। बी होल एक घरेलू बैंक द्वारा विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में रखा जाता है। सी होल किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा विदेशी व्यापार के लिए विदेशी बैंक में रखा जाता है। डी होल विशेष रूप से भुगतान संतुलन के निपटान के लिए दो केंद्रीय बैंकों के बीच रखा जाता है। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प बी सही है। नॉस्ट्रो का अर्थ है हमारा खाता आपके पास, विदेशी मुद्रा में। विकल्प ए यह वॉस्ट्रो खाता कहलाता है। Q20 अमोनियम नाइट्रेट के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक विस्फोटकों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में किया जाता है। कथन 2, शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप विस्फोट हो सकता है, भले ही वो गर्मी या किसी डेटोनेटर के संपर्क में न आए। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई सही नहीं है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर सी कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या। कथन आई सही है। इसका उपयोग खनन और निर्माण में विस्फोटकों के लिए होता है। कथन 2 गलत है। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में बहुत स्थिर होता है, इसमें विस्फोट के लिए बहुत उच्च तापमान या बाहरी डेटोनेटर की आवश्यकता होती है। Q21 भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूपीआई बैंक खातों के बीच पुश और पुल दोनों प्रकार के लेन देन में सक्षम बनाता है। 2. व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होता है। 3. यूपीआई उपयोगकर्ताओं को बैंक खाते के विवरण का खुलासा किए बिना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है। 4. यूपीआई लेनदेन को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तंत्र के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। 5. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI वो संगठन है जो यूपीआई प्रणाली का संचालन और प्रबंधन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 1, 3, 4 और 5, सी केवल 2 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर बी केवल 1, 3, 4 और 5। व्याख्या। कथन 2 गलत है। सामान्य व्यक्तियों द्वारा किए गए P2P पर्सन टू पर्सन और छोटे मर्चेंट लेनदेन पर अक्सर MDR 0 होता है। अन्य सभी कथन यूपीआई की विशेषताओं को सही दर्शाते हैं। नोट: चित्र में विकल्प बी में 1, 3, 4 और 5 है। Q22 भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. WPI की टोकरी में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। 2. वर्तमान WPI श्रृंखला के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। 3. इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। 4. इसमें वस्तुओं की कीमतों की गणना में कर, व्यापार छूट और परिवहन शुल्क शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A1 2 और 3, B1 2 और 4, C2 3 और 4, D केवल 1 और 3। सही उत्तर A1 2 और 3। व्याख्या। कथन 4 गलत है। WPI में कारखाना मूल्य एक्स फैक्ट्री प्राइस लिया जाता है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर जैसे GST शामिल नहीं होते हैं। पहले 3 कथन पूर्णतः सत्य हैं।
Q23 अर्थव्यवस्था में बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई, मंदी की अवधि के दौरान सरकारी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होने की संभावना होती है। कथन 2, मंदी के दौरान निवेशक सरकारी बॉन्ड जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या करता है। बी होल, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर डी, कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या, कथन आई गलत है। मंदी के दौरान बॉन्ड की मांग बढ़ती है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ती हैं और बॉन्ड यील्ड प्रतिफल कम हो जाती है। कथन 2 सही है। अनिश्चितता के समय निवेशक जोखिम भरे शेयरों के बजाय सुरक्षित सरकारी बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। Q24 भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये उन बैंकों को तरलता प्रदान करता है जो अस्थायी तरलता संकट का सामना कर रहे हैं। 2. यह देश की राजकोषीय नीति तैयार करता है। 3. यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? एक हॉल केवल 1B, केवल 3C, 1 और 3D, 1 और 2। सही उत्तर C, 1 और 3। व्याख्या, कथन 1 सही है। RBI अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में संकटग्रस्त बैंकों की मदद करता है। कथन 2 गलत है। राजकोषीय नीति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। RBI मौद्रिक नीति बनाता है। कथन 3 सही है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और प्रबंधन RBI की जिम्मेदारी है। Q25 दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों REPMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये स्थायी चुंबकों के सबसे शक्तिशाली प्रकार हैं। 2. इनके प्रबल चुंबकीय गुणों के लिए इन्हें नियोडिमियम ऑन्डी और प्रासियोडिमियम PR जैसे हल्के दुर्लभ मृदा तत्वों का उपयोग करके बनाया जाता है। 3. दक्षता सुधारने के लिए इनका व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों में उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? एक होल केवल 1 और 2, B केवल 2C, केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या, कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। ये चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं और नियोडिमियम जैसे RE का उपयोग करते हैं। अपनी उच्च दक्षता के कारण EV की मोटरों और पवन टरबाइन में इनका बहुत महत्व है। Q26 भारत में निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। 1. स्थानीय क्षेत्र बैंक LABs। 2. प्राथमिक सहकारी समितियां। 3. शहरी सहकारी बैंक। 4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 5. भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं उपर्युक्त में से कितने प्रकार के संस्थान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC द्वारा बीमित हैं? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। सही उत्तर C केवल 4। व्याख्या, 1, 3, 4 और 5 सही हैं। DICGC व्यावसायिक बैंकों, विदेशी बैंकों, RRBS और सहकारी बैंकों के जमा को कवर करता है। कथन 2 गलत है। प्राथमिक सहकारी समितियां DICGC के दायरे में नहीं आती हैं। Q27 भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NBFCs को मांग जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध होता है। 2. NBFCs क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। 3. NBFCs स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A कोल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर C केवल 1 और 3। व्याख्या, कथन 1 और 3 सही हैं। NBFCs डिमांड डिपॉजिट जैसे सेविंग अकाउंट नहीं ले सकते और न ही चेक जारी कर सकते क्योंकि वे भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कथन 2 गलत है। कुछ विशेष अनुमति प्राप्त NBFCs बैंकों के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। Q28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अर्थव्यवस्था में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप का सर्वोत्तम वर्णन करता है? A. ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं। B. फोल ऐसी स्थिति जहां उच्च ब्याज दरें उपभोक्ता खर्च और बचत में कमी का कारण बनती हैं। C. एक ऐसा परिदृश्य जहां बैंक अतिरिक्त तरलता रखते हैं और आक्रामक रूप से ऋण देना बढ़ाते हैं। D. ऐसी स्थिति जहां केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें शून्य के करीब होती हैं
और मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में निवेश और उपभोग को प्रोत्साहित करने में विफल रहती है। सही उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प डी सही है। तरलता जाल में लोग नकदी बचाना पसंद करते हैं, भले ही ब्याज दरें बहुत कम हों। ऐसे में मौद्रिक नीति बेअसर हो जाती है। Q29 भारत में भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लघु वित्त बैंकों के विपरीत भुगतान बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने की अनुमति है। 2. लघु वित्त बैंकों के विपरीत भुगतान बैंकों को सावधि जमा या आवर्ती जमा स्वीकार करने की अनुमति है। 3. लघु वित्त बैंकों के विपरीत भुगतान बैंकों को अपनी जमा राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A होल केवल 1 और 2B केवल 2C होल केवल 3D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्या। कथन 1 गलत। भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकते। कथन 2 गलत। भुगतान बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट अधिकतम 2 लाख ले सकते हैं, FDRD नहीं। कथन 3 गलत। भुगतान बैंकों के लिए अपनी जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है। Q30 हाल ही में खबरों में रहा ऑरामाइन O क्या है? A. प्रसाधन सामग्री में उपयोग होने वाला एक रासायनिक एजेंट। B. फलों में इस्तेमाल होने वाला एक कृत्रिम पकाने वाला एजेंट। C. इलेक्ट्रॉनिक सामानों से निकलने वाला एक हानिकारक पदार्थ। D. खाद्य मिलावट में उपयोग होने वाला एक औद्योगिक डाई। सही उत्तर D। व्याख्या। विकल्प D सही है। ऑरामाइन O एक सिंथेटिक डाई है जिसका उपयोग अक्सर मिठाई या मसालों में रंग के लिए अवैध रूप से किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। Q31 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक नीति उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति उपकरण विवरण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे कैसे बदला जाता है? 1. नकद आरक्षित अनुपात CRR बैंक की कुल जमा का वो हिस्सा जो उसे RBI के पास नकद रखना होता है, बढ़ाया जाता है। 2. रेपो रेट वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, बढ़ाया जाता है। 3. MSF आपातकालीन स्थिति में RBI से उधार लेने की खिड़की, कम किया जाता है। 4. रिवर्स रेपो रेट वो दर जिस पर RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है, बढ़ाया जाता है। उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? A होल केवल 3, B होल केवल 2, C होल केवल 1, D होल सभी 4। सही उत्तर A केवल 3, 1, 2 और 4। व्याख्या। पंक्ति 3 गलत है। मुद्रास्फीति कम करने के लिए MSF को भी बढ़ाया जाता है ताकि बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो और बाजार में पैसा कम हो। Q32 भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुख्य रूप से स्टेरलाइजेशन कार्य निम्नलिखित में से किसके लिए करता है? A होल अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को कम करना। B खाद्य और ईंधन की कीमतों में अस्थिरता के कारण होने वाली उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना। C घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर विदेशी पूंजी प्रवाह के प्रभाव को बेअसर करना। D सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करना। सही उत्तर C। व्याख्या। विकल्प C सही है। जब अत्यधिक विदेशी मुद्रा भारत आती है तो RBI उसे खरीदकर रुपए बाजार में छोड़ता है। इस अतिरिक्त रुपए को वापस सोखने के लिए RBI बॉन्ड बेचता है, जिसे स्टेरलाइजेशन कहते हैं। Q33 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. सरकार द्वारा कर की दरों में कटौती। 2. केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि। 3. घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। 4. मजदूरी कीमत सर्पिल उपर्युक्त में से कितने कारकों से अर्थव्यवस्था में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होने की सबसे अधिक संभावना है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B केवल 2, 1 और 3। व्याख्या। 1 और 3 सही हैं। कर कटौती से लोगों के पास पैसा बढ़ता है और अवमूल्यन से निर्यात बढ़ता है, दोनों मांग बढ़ाते हैं। कारक 2 ब्याज दर वृद्धि से मांग घटती है। कारक 4 यह आमतौर पर लागतजन्य कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति से जुड़ा है। Q34 किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. उच्च बेरोजगारी दर। 2. धीमी आर्थिक वृद्धि। 3. निम्न मुद्रास्फीति दर। 4. राजकोषीय अधिशेष उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन से जुड़े होते हैं?
ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था में वृद्धि धीमी स्टैग्नेशन होती है और बेरोजगारी उच्च होती है। कथन 3 गलत है। स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन उच्च होती है, निम्न नहीं। कथन 4 गलत है। ये अनिवार्य रूप से स्टैगफ्लेशन का लक्षण नहीं है। Q35 हाल ही में जारी भारत के भूकंपीय डिजाइन कोड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कोड जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के पूरे हिमालयी क्षेत्र को नवनिर्मित जोन VI के तहत उच्चतम जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में रखता है। 2. इसमें कहा गया है कि भारत की 90% से अधिक आबादी भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में रहती है। 3. यह भूकंप के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के विश्लेषण के लिए संभाव्यता, जोखिम और बहु खतरा मूल्यांकन पीमा पद्धति की शुरुआत करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी केवल 1 और 3। व्याख्या। कथन 1 सही है। नए कोड में उच्चतम जोखिम के लिए जोन VI की शुरुआत की बात कही गई है। कथन 2 गलत है। भारत का लगभग 59% भूभाग भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, 90% आबादी नहीं। कथन 3 सही है। पीमा पद्धति का उपयोग जोखिम के बेहतर मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है। Q36 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फिलिप्स वक्र किसके बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है? ए होल मुद्रास्फीति दर और ब्याज दर, बी होल व्यापार संतुलन और विनिमय दर, सी होल सरकारी व्यय और GDP विकास दर, डी होल मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी। सही उत्तर डी मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी। व्याख्या। विकल्प डी सही है। फिलिप्स वक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है और जब मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। Q37 भारत के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित प्रविष्टियों पर विचार कीजिए। 1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs से लाभांश। 2. विनिवेश से प्राप्त आय। 3. विदेशी ऋण। 4. ट्रेजरी बिल के माध्यम से जुटाए गए ऋण। 5. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्ति। उपर्युक्त में से कितनी प्रविष्टियां भारत के केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर बी केवल 3, 2, 3 और 4। व्याख्या। कथन 2, 3 और 4 सही हैं। विनिवेश, विदेशी ऋण और ट्रेजरी बिल सरकार की देनदारी बढ़ाते हैं या संपत्ति कम करते हैं, इसलिए ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। कथन 1 और 5 गलत हैं। लाभांश और ब्याज प्राप्ति राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसीट्स हैं। Q38 मंदी के दौरान यदि सरकार प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति अपनाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा से उपाय किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? 1. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। 2. कर दरों में वृद्धि। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। मंदी में मांग बढ़ाने के लिए सरकार अपना खर्च बढ़ाती है। कथन 2 गलत है। मंदी के दौरान करों में कटौती की जाती है ताकि लोगों के पास खर्च के लिए अधिक पैसा बचे। Q39 भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आयकर अधिनियम 1961 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है। 2. यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर डी न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। CBDT का गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत किया गया है। कथन 2 गलत है। ये राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत कार्य करता है, न कि आर्थिक मामलों के विभाग के तहत। Q40 जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आई रस्टिक बंटिंग 2, सैड गैजल 3, फिन्सवीवर आइवी हॉफिच। उपर्युक्त में से कितनी पक्षियों की प्रजातियां हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी चारों। सही उत्तर सी केवल 3 आई, 3 और आईवी। व्याख्या। आई, 3 और आईवी पक्षी हैं। रस्टिक बंटिंग, फिन्सवीवर और हॉफिच पक्षियों की प्रजातियां हैं। 2 पक्षी नहीं है। सैड गैजल सऊदी गज़ेल मृग एंटीलोप की एक प्रजाति थी जो अब विलुप्त हो चुकी है।
Q41 भारत में निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। 1. प्रतिभूति लेन देन कर। 2. सीमा शुल्क। 3. पूंजीगत लाभ कर। 4. न्यूनतम वैकल्पिक कर। उपर्युक्त में से कितने प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी, केवल 3, 1, 3 और 4। व्याख्या 1, 3 और 4 सही हैं। एसटीटी, कैपिटल गेन्स टैक्स और मत सीधे आय या लाभ पर लगते हैं। कथन 2 गलत है। सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी, एक अप्रत्यक्ष कर है। Q42 लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थिति में कर उछाल टैक्स बॉयंसी 1 से अधिक होगी? ए होल जब कर की दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप राजस्व में समानुपातिक परिवर्तन होता है। बी फोल जब कर आधार बढ़ता है और कर की दरें घटती हैं। सी जब कर राजस्व जीडीपी विकास दर की तुलना में अधिक तेज गति से बढ़ता है। डी जब जीडीपी विकास दर कर राजस्व विकास दर से अधिक होती है। सही उत्तर सी। व्याख्या विकल्प सी सही है। कर उछाल का अर्थ है जीडीपी में वृद्धि के सापेक्ष कर राजस्व में वृद्धि। यदि कर राजस्व जीडीपी से अधिक तेजी से बढ़ता है तो ये 1 से अधिक होता है। Q43 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत हाल के सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। 2. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को जीएसटी से छूट दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर डी न तो 1 और न ही 2। व्याख्या कथन 1 गलत है। बीमा पर जीएसटी दरों में व्यापक कटौती की चर्चा रहती है, लेकिन सभी पॉलिसियों पर इसे घटाकर 12% नहीं किया गया है, विशिष्ट छूटों को छोड़कर। कथन 2 गलत है। मेडिकल ऑक्सीजन पर जीएसटी आमतौर पर 12% लागू है, ये पूरी तरह मुक्त नहीं है। Q44 निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। यह अलग अलग देशों में काम करने वाले एक ही बहुराष्ट्रीय उद्यम MNE से जुड़े उद्यमों AES के बीच आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुओं, सेवाओं या अमूर्त संपत्तियों की कीमतें तय करने की प्रथा को संदर्भित करता है। यह विभिन्न क्षेत्राधिकारों में लाभ और व्यय के वितरण को निर्धारित करने में मदद करता है और बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा उच्च कर वाले देशों से कम कर वाले देशों में लाभ के हस्तांतरण को रोकने के लिए विनियमित किया जाता है। उपर्युक्त जानकारी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? ए होल विभेदक मूल्य निर्धारण, बी होल दोहरी मूल्य निर्धारण, सी होल ट्रांसफर प्राइसिंग, डी होल शैडो प्राइसिंग। सही उत्तर सी, ट्रांसफर प्राइसिंग। व्याख्या विकल्प सी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी सहायक कंपनियों के बीच लेन देन के लिए जो कीमतें तय करती हैं उसे ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। इसका दुरुपयोग टैक्स चोरी के लिए किया जाता है। Q45 हाल ही में समाचारों में रहे फुजीवाड़ा प्रभाव के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ए यह प्रशांत महासागर के भीतर गर्म पानी के संचरण के कारण भारतीय मानसून का कमजोर होना है। बी यह मुख्य रूप से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अवशोषण के कारण महासागरों के pH मान में होने वाली कमी को संदर्भित करता है। सी होल यह गर्म और ठंडी समुद्री धाराओं का मिश्रण है जिसके परिणाम स्वरूप प्लवक का जमाव होता है। डी यह एक दूसरे के निकट बने 2 चक्रवाती तूफानों की परस्पर क्रिया को संदर्भित करता है। सही उत्तर डी। व्याख्या विकल्प डी सही है। जब 2 चक्रवात एक दूसरे के करीब आते हैं तो वे एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगते हैं या आपस में मिल जाते हैं, इसे ही फुजीवाड़ा प्रभाव कहते हैं। Q46 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थोपाय अग्रिम WMA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को उनकी प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया एक अस्थायी अग्रिम है। 2. अर्थोपाय अग्रिम ऑफ WMA ऋणों पर ब्याज दर हमेशा रेपो रेट के समान होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या कथन 1 सही है। WMA सरकार की नकदी की कमी को दूर करने का एक अल्पकालिक साधन है। कथन 2 गलत है। सामान्य WMA पर ब्याज दर रेपो रेट के बराबर होती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक निकासी पर ब्याज दर रेपो रेट से 2% अधिक होती है। इसलिए हमेशा शब्द गलत है।
Q47 निम्नलिखित में से कौन सा रिकार्डियन समानता की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए होल ऋण द्वारा वित्तपोषित सरकारी खर्च का आर्थिक प्रभाव वैसा ही होता है जैसा करों द्वारा वित्तपोषित होने पर होता है। बी फोल मंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी ऋण एक शक्तिशाली उपकरण है। सी होल सरकारी उधारी ब्याज दरों में वृद्धि करती है जिससे निजी निवेश कम हो जाता है। डी जब सरकार बजट घाटे में होती है तो लोग अधिक खर्च करते हैं और बचत कम करते हैं। सही उत्तर ए। व्याख्या विकल्प ए सही है। रिकार्डियन समानता रिकार्डियन इक्विवेलेंस का तर्क है कि उपभोक्ता ये समझते हैं कि आज के ऋण का भुगतान कल करों द्वारा किया जाएगा, इसलिए वे खर्च नहीं बढ़ाते। विकल्प सी यह क्राउडिंग आउट प्रभाव को दर्शाता है। विकल्प डी यह रिकार्डियन समानता के विपरीत विचार है। Q48 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। 1. केंद्र सरकार की देयताओं का प्रबंधन करना। 2. सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक तरल और कुशल बाजार को बढ़ावा देना। 3. निवेश और पूंजी बाजार संचालन से संबंधित मामलों पर सलाह देना। 4. सरकार के नकद शेष की निगरानी करना। उपर्युक्त में से कितने सार्वजनिक ऋण प्रबंधन इकाई PDMC के सलाहकार कार्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर डी सभी 4। व्याख्या कथन 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। वित्त मंत्रालय के तहत PDMC इन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है ताकि सरकार के ऋण और नकद प्रबंधन को अधिक पेशेवर बनाया जा सके। Q49 15वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए गए क्षैतिज हस्तांतरण मानदंडों में उनके निर्धारित भार के आधार पर निम्नलिखित मानदंडों को सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. जनसंख्या 2011। 2. जनसांख्यिकीय प्रदर्शन। 3. वन और पारिस्थितिकी। 4. आय की दूरी निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए 1 4 3 2, बी होल 4 1 2 3, सी होल 4 2 1 3, डी 1 3 4 2। सही उत्तर बी 4 1 2 3। व्याख्या क्रम आय की दूरी 45% ग्रेटर देन जनसंख्या, 15% ग्रेटर देन जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, 12.5% ग्रेटर देन वन और पारिस्थितिकी 10%। Q50 निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। समाचारों में अक्सर चर्चित क्षेत्र महासागर सागर जिसमें ये स्थित है। समाचारों में होने का कारण आई सेनकाकू द्वीप, येलो सागर, चीन और जापान के बीच समुद्री विवाद 2, कुरील द्वीप, सेलेब सागर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच क्षेत्रीय विवाद 3, मानी द्वीप, अटलांटिक महासागर, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन के बीच क्षेत्रीय विवाद। उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1, 3। व्याख्या पंक्ति आई गलत है। सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। पंक्ति 2 गलत है। कुरील द्वीप रूस और जापान के बीच विवादित है और प्रशांत महासागर में है। पंक्ति 3 सही है। मानी द्वीप अटलांटिक महासागर में इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन के बीच विवाद का विषय है। Q51 भारत के भुगतान संतुलन के निम्नलिखित घटकों पर विचार करें। 1. विश्व बैंक से भारत को प्राप्त अनुदान। 2. बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB। 3. अन्य देशों को दिए गए ऋणों पर सरकार द्वारा अर्जित ब्याज। 4. विदेश से प्राप्त प्रेषण। उपर्युक्त घटकों में से कितने भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते करंट अकाउंट का हिस्सा हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी केवल 3, 1, 3 और 4। व्याख्या 1, 3 और 4 सही हैं। अनुदान, ब्याज, आय और रेमिटेंस प्रेषण अदृश्य वस्तुओं इनविजिबल्स के रूप में चालू खाते में आते हैं। कथन 2 गलत है। ECB उधार पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। Q52 निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. जर्मनी। 2. यूनाइटेड किंगडम। 3. भारत। 4. ब्राजील। 5. इटली। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान कीमतों पर उनके हालिया सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है? ए होल 1 3 2 5 4, बी होल 2 1 3 4 5, सी होल 2 3 1 5 4, डी 1 3 4 2 5। सही उत्तर ए 1 3 2 5 4। व्याख्या क्रम जर्मनी ग्रेटर दैन भारत, ग्रेटर दैन यूनाइटेड किंगडम, ग्रेटर दैन इटली, ग्रेटर दैन ब्राजील।
हालिया डेटा के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो यूके से आगे निकल चुका है, और जर्मनी अब जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर है। Q53 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, एडम स्मिथ ने इस बात की वकालत की कि सरकार को अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य हाथ की भूमिका निभानी चाहिए। कथन 2, एडम स्मिथ ने मुक्त बाजार के विचार का समर्थन किया था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर डी, कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या: कथन आई गलत है। अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति के लिए उपयोग किया गया शब्द है, न कि सरकार के लिए। एडम स्मिथ का मानना था कि बाजार खुद को नियंत्रित करता है। कथन 2 सही है। उन्होंने लेसे फेयर या मुक्त बाजार का पुरजोर समर्थन किया था। Q54 भारतीय रिजर्व बैंक RBI की उदारीकृत प्रेषण योजना LRS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह योजना कॉरपोरेट्स और हिंदू अविभाजित परिवारों HUFS के लिए उपलब्ध नहीं है। 2. LRS के तहत विप्रेषित धनराशि का उपयोग विदेशी शेयर बाजार में शेयर खरीदने के लिए किया जा सकता है। 3. इस योजना के अंतर्गत पूंजी खाते से संबंधित प्रेषण उन देशों को अनुमत नहीं है जिन्हें FATF द्वारा असहयोगी देश और क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए खोल केवल 1B केवल 1 और 3C केवल 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। यह केवल निवासी व्यक्तियों के लिए है। कथन 2 और 3 सही हैं। इसके तहत विदेशी निवेश संभव है, लेकिन प्रतिबंधित देशों जैसे FATF सूची में पैसा नहीं भेजा जा सकता। Q55 मानव पोषण के संदर्भ में विटामिन B12 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, यह एक जल में घुलनशील विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। बी होल, मानव शरीर इसे स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता। सी, यह सामान्यतः गैर संवर्धित अनफोर्टिफाइड पौधों आधारित खाद्य पदार्थों में अनुपस्थित होता है। डी, मनुष्यों में इसकी कमी को सूर्य के संपर्क में आने से दूर किया जा सकता है। सही उत्तर डी। व्याख्या: विकल्प डी गलत है। विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जा सकता है, विटामिन B12 को नहीं। B12 केवल आहार, मुख्यतः पशु उत्पादों या सप्लीमेंट से प्राप्त होता है। Q56 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कई घटक शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूल्य के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में सही है? 1. सोना। 2. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। 3. विशेष आहरण अधिकार SDR। 4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए होल 1 3 2 4, बी होल 2 1 3 4, सी होल 2 4 3, डी होल 2 3 1 4। सही उत्तर 20D 2 1 3 4। व्याख्या: क्रम: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद सोना गोल्ड, फिर SDR और अंत में IMF में आरक्षित स्थिति RTP। Q57 भारत की बाह्य व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर REER में कमी से भारतीय निर्यात की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। 2. घरेलू मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले बढ़ने पर नाममात्र प्रभावी विनिमय दर NEER का मूल्य भी बढ़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। REER में गिरावट का मतलब है कि भारतीय सामान वैश्विक बाजार में सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। कथन 2 सही है। NEER घरेलू मुद्रा के सापेक्ष भारित औसत विनिमय दर है। Q58 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड CB के साथ सीधे पंजीकरण किए बिना भारतीय शेयरों में निवेश करने की अनुमति देते हैं। 2. पार्टिसिपेटरी नोट भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2,
दोनों डी होल न तो एक और न ही दो। सही उत्तर ए केवल एक। व्याख्या। कथन एक सही है। पी नोट्स उन विदेशी संस्थाओं के लिए हैं जो सीधे भारत में पंजीकरण नहीं करना चाहती। कथन दो गलत है। ये आरबीआई द्वारा नहीं बल्कि पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआईएस द्वारा जारी किए जाते हैं। Q59 विश्व बैंक समूह के संस्थानों के निम्नलिखित युग्मों और उनके उद्देश्यों पर विचार करें। विश्व बैंक समूह संस्थाएं। प्राथमिक उद्देश्य 1। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास में निवेश करना। 2। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA विकासशील देशों में विदेशी निवेश के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए गैर व्यावसायिक जोखिमों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करना। 3। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA देशों को उनके भविष्य में निवेश करने में मदद करने के लिए अनुदान और कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करना। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? A होल केवल एक, B होल केवल दो, C होल सभी तीन, D होल कोई नहीं। सही उत्तर C सभी तीन। व्याख्या। युग्म एक सही है। IFC निजी क्षेत्र को ऋण और इक्विटी प्रदान करता है। युग्म दो सही है। MIGA राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बीमा गारंटी देता है। युग्म तीन सही है। IDA सबसे गरीब देशों को सॉफ्ट लोन और अनुदान देता है। Q60 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I भारत में किसी अंतिम चरण के असाध्य रोगी का परिवार कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसके लिए सक्रिय इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है। कथन 2 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? A होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। B होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I की व्याख्या नहीं करता है। C कथन I सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। D कथन I सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर D कथन I सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या। कथन I गलत है। भारत में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथानेशिया की अनुमति है। सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथानेशिया अवैध है। कथन 2 सही है। कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। Q61 निम्नलिखित में से कौन पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रावधानों के तहत भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता? 1. एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम। 2. परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार। 3. कृषि या बागवानी के तरीके। 4. औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 4, C केवल 1, 2 और 3, D 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर C केवल 1, 2 और 3। व्याख्या। 1, 2 और 3 सही हैं। भारतीय पेटेंट कानून के तहत एल्गोरिदम परमाणु ऊर्जा और कृषि विधियां गैर पेटेंट योग्य श्रेणी में आती हैं। कथन 4 गलत है। जल शुद्धिकरण की एक नई औद्योगिक प्रक्रिया को पेटेंट कराया जा सकता है। Q62 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चीन के बाद भारत एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। 2. AIIB के सभी सदस्यों को उनकी शेयरधारिता से निरपेक्ष समान मतदान अधिकार प्राप्त हैं। 3. यह केवल एशियाई देशों में स्थित परियोजनाओं को ही धनराशि उपलब्ध कराता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? A केवल 1, B केवल 3, C 1 और 2, D 2 और 3। सही उत्तर A केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। चीन के पास सबसे अधिक और भारत के पास दूसरी सबसे बड़ी शेयरधारिता है। कथन 2 गलत है। मतदान का अधिकार शेयरधारिता के अनुपात में होता है। कथन 3 गलत है। AIIB एशिया के बाहर के देशों गैर क्षेत्रीय सदस्य में भी निवेश कर सकता है। Q63 ट्रेजरी बिल T-बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इन्हें सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वचनपत्र के रूप में जारी किया जाता है। 2. भारत में राज्य सरकारें अधिकतम 364 दिनों की परिपक्वता अवधि वाले ट्रेजरी बिल जारी कर सकती हैं। 3. केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और संस्थागत निवेशक भारत में ट्रेजरी बिल खरीदने के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? A केवल 1, B 1 और 2, C 2 और 3, D 1 और 3। सही उत्तर
ए केवल एक। व्याख्या। कथन एक सही है। टी बिल केंद्र सरकार द्वारा अल्पकालिक नकदी जरूरतों के लिए जारी किए जाते हैं। कथन दो गलत है। राज्य सरकारें टी बिल जारी नहीं कर सकती, वे केवल केंद्र द्वारा जारी किए जाते हैं। कथन तीन गलत है। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल भी अब सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। Q64 भारत में जमा प्रमाण पत्रों सीडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक असुरक्षित ऋण साधन है जो छूट पर जारी किया जाता है और अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। 2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र हैं। 3. जमा प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय होते हैं और परिपक्वता से पहले द्वितीयक बाजार में इनका व्यापार किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? एक होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी केवल 1 और 3। व्याख्या। कथन 1 और 3 सही हैं। सीडी मनी मार्केट का साधन है जो डीमैट रूप में व्यापार योग्य होता है। कथन 2 गलत है। NBFC जमा प्रमाणपत्र जारी नहीं कर सकते। यह अधिकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को है। Q65 यह एक आदिवासी त्योहार है जिसमें पुरुष और महिलाएं दूल्हा दुल्हन के वेश में सजते हैं। उनके चेहरे चांदी और सोने के भारी गहनों से ढके होते हैं और सिर पर स्टायरोफोम के फूल लगे होते हैं। यह सर्दियों की पर्वतीय परियों को विदाई देने और फसल के मौसम का स्वागत करने का एक पौराणिक उत्सव है। यह आमतौर पर मार्च में लगभग 5 दिनों तक चलता है और होली के अगले दिन से शुरू होता है। यह विवरण निम्नलिखित में से किस त्योहार को सबसे उपयुक्त रूप से संदर्भित करता है? ए होल आवलॉग महोत्सव, बी होल चापचरकुट महोत्सव, सी होल रावलाने महोत्सव, डी होल वांगला महोत्सव। सही उत्तर सी रावलाने महोत्सव, रावलेन फेस्टिवल। व्याख्या। विकल्प सी सही है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी का एक विशिष्ट सांस्कृतिक उत्सव है। Q66 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. किसी कंपनी द्वारा कानूनी रूप से जारी की जा सकने वाली शेयर पूंजी की अधिकतम राशि। बी. वो पूंजी जिसे निवेशकों या शेयरधारकों ने खरीदने के लिए सहमति दी है। सी. अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया जा चुका है। डी. किसी कंपनी की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में से उसकी देनदारियों को घटाने पर प्राप्त राशि। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। पेड अप कैपिटल वो वास्तविक राशि है जो कंपनी को शेयरधारकों से प्राप्त हुई है। विकल्प ए. यह अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल है। Q67 वित्तीय साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. ट्रेजरी बिल टी बिल। 2. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां जी-सेक। 3. वाणिज्यिक पत्र सीपी। उपर्युक्त में से कितने जीरो कूपन बॉन्ड के उदाहरण हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2, 1 और 3। व्याख्या। टी बिल 1 और CP3 ये जीरो कूपन साधनों की तरह कार्य करते हैं क्योंकि ये छूट पर जारी किए जाते हैं और फेस वैल्यू पर भुनाए जाते हैं। ब्याज अलग से नहीं मिलता। जी-सेक 2 इनमें आमतौर पर समय समय पर कूपन ब्याज मिलता है। Q68 भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स इन्विट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में कोई भी इनवीआईटी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के माध्यम से पूंजी नहीं जुटा सकती है। 2. इन्विट्स का प्राथमिक उद्देश्य आय उत्पन्न करने वाली अचल रियल एस्टेट संपत्ति में निवेश को सुविधाजनक बनाना है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर डी न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। इन्विट्स IPO के माध्यम से बाजार से पैसा जुटा सकते हैं। कथन 2 गलत है। अचल संपत्ति रियल एस्टेट के लिए REITs होते हैं जबकि इन्विट्स का उपयोग सड़क बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। Q69 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। 1. निधि कंपनी। 2. तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बने सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट का निर्माण। 3. लॉटरी व्यवसाय जिसमें ऑनलाइन लॉटरी भी शामिल है। 4. एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार SBRT। 5. हस्तांतरणीय विकास अधिकारों TDR में व्यापार। भारत में उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रतिबंधित है? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर सी
केवल 4, 1, 2, 3 और 5। व्याख्या। प्रतिबंधित 1, 2, 3 और 5 निधि कंपनियों, तंबाकू निर्माण, लॉटरी और टीडीआर में व्यापार में एफडीआई पूरी तरह प्रतिबंधित है। अनुमत 4, सिंगल ब्रांड रिटेल एसबीआरटी में 100% एफडीआई की अनुमति है। Q70 भारत में किशोर न्याय बोर्डों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइन का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत किया गया है। 2. इनमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट और 4 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। 3. बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों में से कम एक महिला होनी चाहिए। आईवी वे संबंधित अधिनियम के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों से जुड़े मामलों का निपटारा करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए खोल केवल आई और 2, बी केवल 3 और आईवी, सी केवल 2, 3 और आईवी, डी आई 2, 3 और आईवी। सही उत्तर बी केवल 3 और आईवी। व्याख्या। कथन आई गलत है। इनका गठन किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किया जाता है। कथन 2 गलत है। बोर्ड में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। कथन 3 सही है। 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं में से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। कथन आईवी सही है। ये बोर्ड उन बच्चों के मामलों की सुनवाई करता है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। Q71 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुख पहल 1। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों की स्थापना। 2। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 हरित क्रांति की शुरुआत। 3। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल सभी 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1 युग्म 2। व्याख्या। युग्म 1 गलत है। भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। युग्म 2 सही है। तीसरी योजना के दौरान ही हरित क्रांति के बीज बोए गए थे, 1960 के दशक का मध्य। युग्म 3 गलत है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP 5वीं योजना में शुरू हुआ था और 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ था। Q72 हाल ही में खबरों में रही शेड्यूल M आवश्यकताएं निम्नलिखित से संबंधित हैं। ए रासायनिक उद्योगों के लिए पर्यावरण सुरक्षा मानक। बी औषधीय उत्पादों के लिए उत्तम विनिर्माण प्रथाएं। सी चिकित्सा उपकरणों के आयात और निर्यात का विनियमन। डी नई दवाओं के लिए नैदानिक परीक्षण अनुमोदन प्रक्रियाएं। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प बी सही है। शेड्यूल M दवा निर्माण इकाइयों के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज GMP मानकों को निर्धारित करता है ताकि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। Q73 भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सूक्ष्म उद्यम को उन उद्यमों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता और जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। 2. भारत के कुल निर्यात में लघु एवं मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 45% है। 3. रैंप योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण और बाजारों तक पहुंच प्रदान करके MSME क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी केवल 1 और 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। सरकार की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की सीमा यही है। कथन 2 सही है। MSME क्षेत्र भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% की हिस्सेदारी रखता है। कथन 3 गलत है। रैंप योजना का उद्देश्य MSME के प्रदर्शन को बढ़ाना और केंद्र राज्य सहयोग को मजबूत करना है। यह मुख्य रूप से पारंपरिक कारीगरों के प्रशिक्षण जैसे PM विश्वकर्मा के लिए नहीं है। Q74 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित है। 2. केवल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं। 3. ट्रेड्स पात्र उद्यमों को अपने खरीदारों को की गई आपूर्ति के बिलों के आधार पर प्रतिस्पर्धी शर्तों पर और बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के डिजिटल रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
ए खोल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन एक गलत है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। कथन 2 सही है। इसमें केवल एमएसएमई ही विक्रेताओं के रूप में अपनी रसीदें भुना सकते हैं। कथन 3 सही है। यह बिना किसी गारंटी कोलैटरल के बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा देता है। Q75 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्सा 101 का सबसे सटीक वर्णन करता है, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? ए. भारत में आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए एक सूचकांक। बी. भारत का पहला mRNA आधारित तपेदिक का टीका। सी. पारंपरिक आदिवासी औषधियों के संरक्षण के उद्देश्य से एक प्रलेखन और डिजिटलीकरण परियोजना। डी. होल सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी। सही उत्तर डी। व्याख्या: विकल्प डी सही है। बर्सा 101 सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन संपादन जीन थेरेपी तकनीक है। Q76 भारत में क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2. यह विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए प्रकाशित किया जाता है। 3. 50 से ऊपर का पीएमआई मान व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार का संकेत देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए कोल केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन एक गलत है। पीएमआई को S&P ग्लोबल निजी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ द्वारा नहीं। कथन 2 और 3 सही हैं। यह दोनों क्षेत्रों का डेटा देता है और 50 से ऊपर का अंक वृद्धि एक्सपेंशन को दर्शाता है। Q77 भारत में कोयला क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में कोयला खनन के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति है। 2. चीन के बाद भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 3. भारत विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी होल केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन एक सही है। कोयला खनन और बिक्री में 100% FDI की अनुमति है। कथन 2 सही है। उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर। कथन 3 गलत है। कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन है, भारत नहीं। Q78 भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अधिकृत संचालन हेतु SEZ में माल आयात करने के लिए किसी आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। 2. SEZ में कार्यरत इकाइयों को उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए संचयी रूप से गणना की जाने वाली धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित करना आवश्यक है। 3. SEZ इकाइयों द्वारा की गई घरेलू बिक्री शुल्क से पूरी तरह मुक्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए कोल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी कोल केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन एक सही है। SEZ इकाइयों को आयात के लिए लाइसेंस की छूट मिलती है। कथन 2 सही है। उन्हें 5 साल की अवधि में नेट फॉरेन एक्सचेंज NFE पॉजिटिव रखना होता है। कथन 3 गलत है। यदि SEZ इकाई घरेलू बाजार DTA में माल बेचती है तो उस पर सामान्य सीमा शुल्क और कर लागू होते हैं। Q79 निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। 1. फार्मास्यूटिकल दवाएं। 2. खाद्य उत्पाद। 3. ड्रोन और ड्रोन के पुर्जे। 4. निर्माण सामग्री। भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के अंतर्गत उपर्युक्त में से कितने क्षेत्र आते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी केवल 3, 1, 2 और 3। व्याख्या: 1, 2 और 3 सही हैं। फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण और ड्रोन के लिए PLI योजनाएं लागू हैं। 4 गलत है। सामान्य निर्माण सामग्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल विशेष रूप से PLI के तहत एक अलग श्रेणी के रूप में नहीं है, हालांकि स्टील जैसे कुछ विशिष्ट घटक हो सकते हैं। Q80 भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आई वंदे मातरम का प्रकाशन सर्वप्रथम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में हुआ था। 2. वंदे मातरम का गायन सर्वप्रथम रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 3.
1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में वंदे मातरम शब्द लिखे हुए झंडे को फहराया। आईवी वंदे मातरम का राजनीतिक नारे के रूप में पहली बार प्रयोग 7 अगस्त 1905 को किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल आई 2 और 3, बी केवल आई और आईवी, सी केवल 2, 3 और आईवी, डी आई 2, 3 और आईवी। सही उत्तर सी केवल 2, 3 और आईवी। व्याख्या: कथन आई गलत है। आनंदमठ उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था, 1875 में नहीं। कथन 2 सही है। टैगोर ने 1896 के अधिवेशन में इसे गाया था। कथन 3 सही है। मैडम कामा के तिरंगे में वंदे मातरम लिखा था। कथन आईवी सही है। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान ये प्रमुख राजनीतिक नारा बना। Q81 स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत किसी कंपनी को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? 1. कंपनी के अस्तित्व और संचालन की अवधि निगमन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में निगमित किया जाना चाहिए। 3. कंपनी का वार्षिक कारोबार उसके निगमन के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 4. पंजीकरण के समय इसकी कम से कम 50 करोड़ रुपए की प्रदत्त चुकता पूंजी होनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर ए केवल 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। स्टार्टअप की वर्तमान परिभाषा के अनुसार कंपनी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए और वो प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। कथन 4 गलत है। स्टार्टअप के लिए ऐसी किसी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल की शर्त अनिवार्य नहीं है। Q82 भारतनेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य भारत की सभी ग्राम पंचायतों जीपीएस को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 2. इसे मुख्य रूप से डिजिटल भारत निधि डीबीएन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। 3. संशोधित भारतनेट कार्यक्रम एबीपी के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल परियोजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए एकमात्र परियोजना प्रबंधन एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना है। कथन 2 सही है। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ, जिसे अब डिजिटल भारत निधि कहा जाता है, से फंड मिलता है। कथन 3 गलत है। अब बीएसएनएल को इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बीबीएनएल का विलय भी बीएसएनएल में कर दिया गया है। Q83 निम्नलिखित उद्योगों पर विचार करें। 1. एस्बेस्टस और एस्बेस्टस आधारित उत्पाद। 2. औद्योगिक विस्फोटक। 3. कोयला खनन। भारत में उपर्युक्त में से कितने उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। सही उत्तर डी कोई नहीं। व्याख्या: विकल्प डी सही है। वर्तमान में केवल परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिचालन ही विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। कोयला खनन और औद्योगिक विस्फोटक अब निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं। Q84 भारत के प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बंदरगाह महत्व 1. दीनदयाल बंदरगाह, माल ढुलाई की मात्रा, कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। 2. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT, ये देश के 50% से अधिक कंटेनर यातायात को संभालता है। 3. कामराजर बंदरगाह, देश का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह। 4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, भारत का पहला निगमित प्रमुख बंदरगाह। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। सही उत्तर बी केवल 2, 1 और 2। व्याख्या: युग्म 1 और 2 सही हैं। कांडला दीनदयाल कार्गो में और JNPT कंटेनर हैंडलिंग में शीर्ष पर हैं। युग्म 3 गलत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता नदी बंदरगाह है। कामराजर एन्नूर पहला निगमित कॉर्पोरेटाइज्ड बंदरगाह है। युग्म 4 गलत है। विवरण आपस में बदल दिए गए हैं। Q85 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन
पारसीमीय जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आई, भारत हाल ही में सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। 2. यह सम्मेलन एक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है जो साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है। 3. इस सम्मेलन का प्रशासन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल I और 2, B होल केवल 2, C होल 2 और 3, D होल I और 3। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या: कथन 2 सही है। यह साझा जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कथन I गलत है, भारत अभी इसका सदस्य नहीं बना है। कथन 3 गलत है, इसका सचिवालय UNECE यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप द्वारा संचालित होता है। Q86 स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2. इसका प्रबंधन मुख्य रूप से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDB द्वारा किया जाता है। 3. इस योजना के लिए पात्र होने के लिए स्टार्टअप को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और आवेदन के समय तक उसका निगमन 2 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C 1, 2 और 3, D केवल 1 और 3। सही उत्तर D केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। ये शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स के लिए है जो 2 साल से पुराने ना हों। कथन 2 गलत है, इसका कार्यान्वयन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा किया जाता है। Q87 ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। 2. ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की एक पहल है। 3. पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के विपरीत ONDC खरीदारों और विक्रेताओं के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस का स्वामित्व और संचालन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा बटा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर A केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। ये ई-कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण के लिए DPIIT की पहल है। कथन 3 गलत है, ONDC खुद कोई मार्केटप्लेस नहीं है बल्कि एक ओपन प्रोटोकॉल है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ता है। Q88 भारत के वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में बीमा पैठ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन शब्द से तात्पर्य है। A. देश के कुल कार्यबल में बीमित आबादी का हिस्सा। B. किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में एकत्रित कुल बीमा प्रीमियम। C. एक वर्ष में जारी की गई बीमा पॉलिसियों की संख्या के अनुपात में निपटाए गए कुल बीमा दावों का अनुपात। D. किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में बीमा सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता की सीमा। सही उत्तर B। व्याख्या: विकल्प B सही है। बीमा पैठ का अर्थ है GDP की तुलना में कितना प्रीमियम इकट्ठा हुआ। विकल्प D बीमा घनत्व या इंश्योरेंस डेंसिटी से संबंधित है। Q89 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। 2. इस योजना के अंतर्गत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 3. इस योजना के अंतर्गत शामिल परिवारों का चयन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 SECC 2011 के वंचन और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर किया गया है। 4. आय से निरपेक्ष 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, 2 और 3, B केवल 1 और 2, C केवल 2, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर D 1, 2, 3 और 4। व्याख्या: सभी कथन सही हैं। हाल ही में सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए इसे खोल दिया है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। अन्य 3 बुनियादी विशेषताएं शुरू से मौजूद हैं। Q90 भारत में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय SFIO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। I. ये कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। 2.
एक बार कोई मामला एसएफआईओ को सौंप दिए जाने के बाद केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की कोई अन्य जांच एजेंसी ऐसे मामले में जांच आगे नहीं बढ़ाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल आई, बी होल केवल दो, सी होल आई और दो दोनों, डी होल न तो आई और न ही दो। सही उत्तर सी, आई और दो दोनों। व्याख्या: कथन आई और दो सही हैं। एसएफआईओ एक वैधानिक संस्था है और कानून के अनुसार यदि एसएफआईओ किसी कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच कर रहा है तो अन्य एजेंसियां उसी मामले की समानांतर जांच नहीं कर सकतीं। Q91 निम्नलिखित संकेतकों पर विचार करें। 1. लैंगिक समानता। 2. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। 3. अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष। 4. क्रय शक्ति समता पर आधारित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। 5. शिशु मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में उपर्युक्त में से कितने संकेतकों का उपयोग किया जाता है? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर बी, केवल 3, 2, 3 और 4। व्याख्या: कथन 2, 3 और 4 सही हैं। HDI के 3 मुख्य आयाम हैं: दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, स्कूली शिक्षा के औसत और अपेक्षित वर्ष, और जीवन स्तर, GNI प्रति व्यक्ति PPP। कथन 1 और 5 गलत हैं। लैंगिक समानता के लिए GII और शिशु मृत्यु दर का उपयोग HDI की मुख्य गणना में नहीं होता है। Q92 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता लगभग शून्य होती है। कथन 2, अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां श्रमिक उच्च प्रशिक्षित होते हैं और उन्नत मशीनरी का उपयोग करते हैं, जिससे शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल, कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर सी, कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या: कथन आई सही है। प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी में जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे होते हैं, जिससे अतिरिक्त श्रमिक का उत्पादन में योगदान शून्य होता है। कथन 2 गलत है। यह अल्प रोजगार या तकनीकी बदलाव की स्थिति हो सकती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आमतौर पर कृषि जैसे क्षेत्रों में कम कौशल वाले श्रमिकों के बीच देखी जाती है। Q93 हाल के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसी उन्नत तकनीकों के लिए आवश्यक कौशल की कमी के कारण कई श्रमिकों को विस्थापित होना पड़ा है और उनकी नौकरियां चली गई हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है: ए, खोल चक्रीय बेरोजगारी, बी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी, अल्प रोजगार। सही उत्तर बी, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। व्याख्या: विकल्प बी सही है। ये तब होती है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होता है। तकनीक में बदलाव इसका मुख्य कारण है। Q94 निर्धनता के वर्गीकरण के संदर्भ में वे छोटे किसान और मौसमी श्रमिक जो नियमित रूप से निर्धनता की स्थिति में आते जाते रहते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं? ए होल, दीर्घकालिक निर्धन, बी होल, अस्थिर निर्धन, सी, क्षणिक निर्धन, डी होल, सामान्यतः निर्धन। सही उत्तर बी, अस्थिर निर्धन, चर्निंग पुअर। व्याख्या: विकल्प बी सही है। ये वे लोग हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे आते जाते रहते हैं, जैसे मौसमी किसान। विकल्प सी, क्षणिक निर्धन वे होते हैं जो अधिकांश समय अमीर रहते हैं लेकिन कभी कभी गरीब हो जाते हैं। Q95 जीव विज्ञान के संदर्भ में हाल ही में खबरों में देखने को मिला शब्द हैफ्लिक लिमिट निम्नलिखित को संदर्भित करता है। ए, किसी सामान्य मानव कायिक सोमैटिक कोशिका द्वारा विभाजन बंद करने से पहले अधिकतम बार विभाजित होने की संख्या। बी होल, किसी स्टेम सेल द्वारा परिपक्व ऊतक में विभेदित होने से पहले स्वयं को नवीनीकृत करने की अधिकतम संख्या। किसी सामान्य मानव कोशिका में उत्परिवर्तनों की अधिकतम संख्या जिसके बाद वो अपनी जीवन क्षमता खो देती है। डी, शरीर के बाहर प्रयोगशाला की परिस्थितियों में मानव कोशिका के जीवित रहने की अधिकतम अवधि। सही उत्तर ए। व्याख्या: विकल्प ए सही है। लियोनार्ड हैफ्लिक ने खोजा था कि एक सामान्य कोशिका लगभग 40 से 60 बार ही विभाजित हो सकती है, जिसके बाद वो बूढ़ी होकर मर जाती है। Q96 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वक्र ये दर्शाता है कि आर्थिक विकास प्रारंभ में अधिक असमानता की ओर ले जाता है, जिसके बाद अर्थव्यवस्था में असमानता में कमी आती है?
ए होल लोरेंज वक्र, बी होल बेवरेज वक्र, सी होल लाफर वक्र, डी होल कुज़नेट्स वक्र। सही उत्तर डी कुज़नेट्स वक्र, कुज़नेट्स कर्व। व्याख्या। विकल्प डी सही है। यह वक्र एक उल्टे यू आकार का होता है जो विकास के साथ आय असमानता के संबंध को बताता है। विकल्प ए लोरेंज वक्र आय के वितरण को मापता है। Q97 निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। 1. विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि करना। 2. भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री। 3. खुले बाजार परिचालन के माध्यम से घरेलू मुद्रा आपूर्ति को कम करना। 4. नकद आरक्षित अनुपात CRR में कटौती करके घरेलू बाजार में तरलता बढ़ाना। भारतीय रुपये के अवमूल्यन को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI उपर्युक्त में से कितने कदम उठा सकता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी केवल 3, 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। ब्याज दर बढ़ाना, डॉलर बेचना और मुद्रा आपूर्ति कम करना ये सभी रुपये की मांग बढ़ाते हैं और उसे मजबूत करते हैं। कथन 4 गलत है। CRR में कटौती से तरलता बढ़ेगी जिससे रुपया और कमजोर हो सकता है। Q98 भारत में एकीकृत पेंशन योजना UPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा विनियमित मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS संरचना के अंतर्गत संचालित होती है। 2. कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। 3. एकीकृत पेंशन योजना की सदस्यता लेने के बाद पेंशन अभिदाता सब्सक्राइबर बाद में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में स्थानांतरण नहीं कर सकते। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। UPS NPS के ढांचे के भीतर ही काम करती है। कथन 2 गलत है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह है, न कि 25,000 रुपये, जो कुछ अन्य प्रस्तावों में हो सकती है। कथन 3 गलत है। कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाता है। Q99 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक ऑन ABFID भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित है। कथन 2 राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक ऑन NABFID की स्थापना और लाइसेंस बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत किया गया था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कोल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर सी कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या। कथन आई सही है। NABFID एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान AIFI के रूप में RBI द्वारा विनियमित है। कथन 2 गलत है। इसकी स्थापना NABFID अधिनियम 2021 के तहत की गई है, न कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत। Q100 जलवायु निवेश कोष CIF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? आई इसकी स्थापना UNFCCC के 30वें पक्षकार सम्मेलन SOP 30 में की गई थी। 2. यह एकमात्र बहुपक्षीय जलवायु कोष है जो क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में विशेष रूप से बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ काम करता है। 3. क्लीन टेक्नोलॉजी फंड CTF और स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड SCF 2 अम्ब्रेला फंड हैं जो CIF के अंतर्गत संचालित होते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A I और 2, B I और 3, C केवल 3, D होल 2 और 3। सही उत्तर D 2 और 3। व्याख्या। कथन I गलत है। CIF की स्थापना 2008 में हुई थी। कथन 2 और 3 सही हैं। यह MDBS के माध्यम से काम करता है और इसमें CTF व SCF शामिल हैं।